नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का यह 8वां वीडियो है। प्रश्न संख्या 18 से हम लोग आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करता है। इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक कक्षा में चलने वाली वास्तविक शिक्षा प्रक्रिया का निर्देशक होता है। वह छात्रों के सम्मुख सीखने की परिस्थितियों को प्रस्तुत करके उनके शैक्षिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत आवश्यक, महत्वपूर्ण व उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान ही अध्यापक की सफलता का रहस्य होता है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा छात्रों के सीखने को सरल, सहज व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना होता है। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान निम्नलिखित दृष्टियों से उपयोगी है। नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। नंबर 5, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व पर बल देता है। नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता प्रदान करता है। नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के बहुमुखी विकास की विधियों की जानकारी देता है। नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में अध्यापक की मदद करता है। नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव तथा व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। क्वेश्चन नंबर 19, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा हेतु सुझाव दीजिए। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा शारीरिक दंड या प्रताड़ना देकर नहीं होनी चाहिए, अपितु मनोवैज्ञानिक ढंग की होनी चाहिए। सभी को उनके प्रति उत्तरदायित्व समझकर समस्यात्मक बालकों को उपयुक्त वातावरण, सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, बालकों की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके समन या परिशोधन किया जाना चाहिए। नंबर 3, बालकों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन व पुरस्कार देना चाहिए। नंबर 4, बालकों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 5, बालकों के संगी साथियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। नंबर 6, बालकों को मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। नंबर 7, बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। नंबर 8, अध्यापकों का व्यवहार मधुर तथा सहयोगात्मक होना चाहिए। नंबर 9, बालकों की आवश्यकता, परिस्थितियों तथा क्षमता के अनुरूप ही उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नंबर 10, बालकों में आत्मानुशासन की भावना विकसित करने के लिए उन्हें उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। सीखने की क्रिया में बाधा डालने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दूषित वातावरण। वातावरण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बालक जन्म से ही शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ लेकर आता है। वह उन्हीं शक्तियों के द्वारा वातावरण में प्रतिक्रिया करता है। बालक की इन शक्तियों का विकास वातावरण के ऊपर ही निर्भर करता है। प्रारंभ में बच्चा जो कुछ सीखता है वह घर के वातावरण का बालक के सीखने की क्रिया पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जिनके माता पिता शिक्षित हैं, घर का वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण है, जहाँ ज़रूरत की सभी वस्तुएं मौजूद हैं, उनका विकास जितना संभव है अर्थात जितना वह सीख सकते हैं, उतना उसके विपरीत वातावरण में पले हुए बालक नहीं सीख सकते। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह वातावरण का ही संबंध लेकर चलती हैं। विद्यालय को ही लीजिए, जिस विद्यालय में शांति नहीं रहती, जहाँ परस्पर प्रेम और सहयोग का अभाव है, जहाँ बालकों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर नहीं मिल है,
वहाँ बालकों का विकास कदापि संभव नहीं। विद्यालयों के दूषित वातावरण का शिकार तो आज सारा समाज ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त भौगोलिक वातावरण का भी सीखने पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। ठंडे देश वालों में जितनी कार्यक्षमता होती है उतनी गर्म देश वालों में नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में जितने ठंडे देश वाले बड़े 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 चढ़े हैं उतने गर्म देश वाले नहीं। इसके अतिरिक्त विद्यालय की स्थिति, कमरे की बनावट आदि का भी प्रभाव सीखने पर पड़ता है। यदि कमरे की बनावट ठीक नहीं है, वायु आने जाने का साधन नहीं है, यानी वेंटिलेशन सही नहीं है, तो बच्चे अधिक देर तक उसमें कुछ सीख नहीं सकते। नंबर 2, सीखने वाले के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। दूषित वातावरण, तनावपूर्ण परिस्थितियों, उपयुक्त भोजन के अभाव एवं अनेक रोगों के कारण जब सीखने वाले का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तब उसके सीखने की गति भी मंद पड़ जाती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और इन दोनों के योग से ही बालक सीखता है। नंबर 3, कुसंगति यानी बुरी संगति। अच्छी संगति से सीखने की क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है। सुस्त, दुष्चरित्र और कमजोर छात्रों के साथ रहकर तीव्र बुद्धि वाले छात्रों के सीखने की गति भी मंद पड़ जाती है। कुसंगति में स्पर्धा का भाव पनपने नहीं पाता। स्पर्धा के अभाव में शक्तियों का सदुपयोग नहीं हो पाता और शक्तियों के सदुपयोग न हो पाने के कारण सीखने की गति मंद पड़ जाती है। कुसंगति से सीखने वाले के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के आत्मसम्मान का भाव मर जाता है। आत्मसम्मान से ही व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। उसके अभाव में व्यक्ति प्रेरणाहीन हो जाता है। प्रेरणा के अभाव में सीखने की गति मंद पड़ जाती है। नंबर 4, पूर्वानुभव। व्यक्ति पूर्वानुभव के आधार पर ही नवीन परिस्थिति से अनुकूलन बनाने में सफल होता है। हम बहुधा कहते हैं कि अमुक छात्र ने उस प्रश्न को इसलिए हल कर लिया क्योंकि उसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान उसे पहले से ही था। व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में घबरा जाता है जो उसके लिए बिल्कुल नई होती है। कक्षा में छात्रों को नवीन वस्तुओं का ज्ञान पूर्वानुभव के द्वारा ही दिया जाता है। नंबर 5, दुर्बल बुद्धि। बुद्धि के अभाव में सीखने की गति का मंद पड़ जाना स्वाभाविक है। तीव्र बुद्धि वाले छात्रों की गति जितनी तीव्र होगी उतनी मंद बुद्धि वालों की नहीं। नंबर 6, थकान। कार्य करने के कारण कार्य करने की योग्यता अथवा कुशलता की कमी आ जाना थकान है। फ्रीमैन नामक विद्वान ने थकान को व्यक्ति की ऐसी अवस्था माना है जिसमें उसके तंत्र प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और उसके मन में पूर्ण शिथिलता आ जाती है। ड्रिल महोदय का विचार है कि थकान व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें कि उसका शारीरिक सामंजस्य नहीं